सबसे पहले आ जाओ आप एक्सरे ट्यूब पर। एक्सरे ट्यूब के अंदर सबसे पहले आपसे पूछेंगे, आपको एक्सरे ट्यूब दिखाएंगे। आप सबकी एक्सरे ट्यूब देखी हुई होगी, ये एक्सरे ट्यूब है। सबसे पहले एक्सरे ट्यूब में आपको क्या पूछ सकते हैं कि एक्सरे ट्यूब का जो बाहरी आवरण है, ग्लास एनवलप है, वो किस चीज का बना होता है। मैंने आपको बताया था ये पायरेक्स ग्लास का होता है, बताया था आपको। उसके अलावा मैंने बताया था एक्सरे ट्यूब के अंदर क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट किया गया होता है। क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट किया गया होता है। क्यों किया गया होता है, ताकि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन के इमिशन को रोकने के लिए। मैंने ये चीज डिटेल से बताई थी आप लोगों को, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन के इमिशन को कैसे रोकते हैं। इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर जाएंगे, तो अगर बीच में गैस होगी, गैस एनवायरनमेंट होगा, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की गैस के एटम्स के साथ टक्कर होगी, जिससे और इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जिन्हें अपन ने सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स कहा था। उन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स के इमिशन को रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, इसमें वैक्यूम क्रिएट करते हैं। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं रे, इधर वाला आपको दिख रहा है कैथोड, इधर वाला दिख रहा है एनोड। इसके अंदर आपको फ्लूइड दिख रहा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, इसमें फ्लूइड कहां से आ गया। देखो आपने पढ़ा था सेकेंड ईयर के अंदर कॉमन कॉज ऑफ एक्सरे ट्यूब फेलियर। एक्सरे ट्यूब फेलियर के क्या क्या कॉज कारण हो सकते हैं, उसमें मैंने बताया था आपको कि इसकी जो ग्लास एनवलप देखोगे, इस पे आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे एक टंगस्टन की अंदर एक सरफेस लेयर बनी हुई है, जो किससे बनी थी, इसके वेपोराइजेशन से बनी थी। जो इसका फिलामेंट था, फिलामेंट की वेपोराइजेशन से। तो इलेक्ट्रॉन उस टंगस्टन लेयर की ओर अट्रैक्ट होकर बाहर की ओर आया था और वो इसको पंक्चर करते हुए निकल गया था। और ट्यूब हाउसिंग में एक्सरे ट्यूब थी, इसके चारों तरफ क्या था, फ्लूइड था, अपने थिक मिनरल ऑयल था। वो मिनरल ऑयल क्या हुआ, वो उसके अंदर एंटर कर गया। तो एक्सरे ट्यूब के अंदर कभी भी फ्लूइड नहीं आता है। ये इसलिए फ्लूइड इसके अंदर है क्योंकि ग्लास इसका पंक्चर हो गया था, तो इसके बाहर जो अंदर वैक्यूम था, तो वैक्यूम को भरने के लिए एयर थी नहीं आसपास में, वो फ्लूइड था, तो फ्लूइड सारा क्या हो गया, इसके अंदर चला गया। तो सबसे पहले आपको पूछेंगे ये क्या है, तो आप क्या कहोगे, ये एक्सरे ट्यूब है। आपको प्रैक्टिकल के अंदर आइडेंटिफाई करना है कि आपकी स्पॉटिंग क्या है, आपका स्पॉट क्या है, और उसके यूजेस बताने हैं, आप उसके क्या यूज में आपके लिए आता है। तो इसका सबसे पहले क्या कहोगे आप, ये एक्सरे ट्यूब है और इसका काम क्या होता है, ये एक्सरे के प्रोडक्शन के काम में आती है। ये क्या करती है, एक्सरेज का प्रोडक्शन करती है। कैसे करती है, थर्मियोनिक इमिशन से इलेक्ट्रॉन गर्म होते हैं जो एनोड पर टकराते हैं, और उससे क्या होगा, एनर्जी कन्वर्जन से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। आप देख सकते हो इसके अंदर ये एक रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब है। ये इसकी नेक है, नेक के अंदर ये एनोड असेंबली है, इसके बाहर स्टार्टर कॉइल यहाँ पर लगती है। वो स्टार्टर कॉइल इसको एनर्जी देती है, जिससे क्या होता है, ये रोटेटिंग एनोड पूरा रोटेट होता है और घूमता है वो इससे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आपसे ये पूछा जाएगा, ये क्या है, एक्सरे ट्यूब है, और ये किस काम से आती है, एक्सरे के प्रोडक्शन के काम में आती है। दूसरी चीज, स्पॉटिंग में आपको इस तरह की कैसेट देंगे, कैसेट दे के आपसे पूछ सकते हैं ये क्या है। तो आप सबसे पहला काम ये करोगे, आप कैसेट को ओपन करके देखोगे। अलग अलग तरह की मैकेनिज्म हो सकती है ओपन करने की। यहाँ पे आप प्रेस करोगे, ओपन करना, उसके बाद देखना कि इसके अंदर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है कि नहीं है। अंदर क्या है, ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन दोनों साइड में लगी हुई है। अगर है तो आप लिखोगे ये कैसेट विद स्क्रीन है, और अगर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन नहीं है तो आप क्या लिखोगे, ये कैसेट विदाउट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है। इसका काम क्या होता है, ये एक्सरे फिल्म को होल्ड करती है। दो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होगी, फ्रंट और ये फ्रंट है और ये बैक है। इसमें क्या होता है, बीच में अपन एक एक्सरे फिल्म को सैंडविच कर देते हैं। किस तरह से सैंडविच करते हैं, ये एक्सरे फिल्म इसके बीच में अपन ने लगाई और इसको इसके बीच में इस तरह से क्लोज पैक कर देते हैं। ये प्रोसेस डार्क रूम में की जाती है, ये क्योंकि ये फिल्में लाइट सेंसिटिव होती है, लाइट के प्रति सेंसिटिव होती है। जिससे क्या होगा, ये लाइट टाइट एक्सरे कैसेट क्या होती है, एक लाइट टाइट कंटेनर होता है जिसके अंदर दो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है, एक फ्रंट और दूसरी बैक। ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन क्या करती है, इन पे गिरने वाली एक्सरेज को लाइट में कन्वर्ट करती है, जिससे आपकी एक्सरे फिल्म एक्सपोज हो जाती है उस चीज के लिए। इसके अलावा आपसे एक चीज और आपको इंपॉर्टेंट है वो आनी चाहिए, इस एक्सरे कैसेट की दो सरफेस होती है। ये फ्रंट सरफेस है जो रेडियोल्यूसेंट है, जो क्या है, रेडियोल्यूसेंट, यानी एक्सरेज इससे पार जा सकती है, रेडिएशन इसके पार जा सकता है। और ये बैक सरफेस है, रेडियो ओपेक है, जैसे लेड या कोई मेटल ऐसी इन चीजों की बनी होती है जिससे एक्सरेज इसके पार नहीं जा सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है
कि एक्सरे कैसेट की बैक सरफेस है उसको रेडियो ओपेक क्यों बनाया जाता है। इसको रेडियो ओपेक इसलिए बनाया जाता है ताकि एक्सरेज गिरेंगी फ्रंट सरफेस पर, रेडियो ल्यूसेंट सरफेस पर, वहां से वो एक्सरेज को एक्सपोज करती हुई बैक में जाएगी और वहां पे जो रेडियो ओपेक सरफेस है वहां पर ये एक्सरेज एब्जॉर्ब हो जाएंगी। अगर ये नहीं होंगी तो एक्सरेज नीचे जाएंगी, टेबल से टकरा के स्कैटर्ड बनेंगी, वो स्कैटर एक्सरे वापस फिल्म पर आएगी और इस फिल्म के ऊपर फॉग उत्पन्न कर देगी। तो उस फॉग को रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, पीछे की सरफेस को क्या करते हैं, रेडियो ओपेक बनाते हैं। तो एक्सरे कैसेट ये क्या करती है, एक्सरे फिल्म को होल्ड करती है। 2 इंटेंसिफाइंग स्क्रीन इसमें लगी होती है जिससे क्या होता है, एक लाइट टाइट कंटेनर होता है जो एक्सरे फिल्म को होल्ड करती है और एक्सपोज करने के काम में आती है। इसके अलावा आपको हैंगर, एक्सरे फिल्म होल्डर या हैंगर आपको दे सकते हैं। हैंगर कैसे होता है मैं आपको दिखा देता हूं। ये एक्सरे फिल्म हैंगर है, ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। ये फिल्म को प्रोसेसिंग के लिए एक्सरे फिल्म को होल्ड करने के काम में आता है। इसके किनारों पे अपन इसके 4 कॉर्नर्स है, इन कॉर्नर्स में अपन फिल्म को क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं और इस मैकेनिज्म से अपन क्या करते हैं, फिल्म को ट्रैप कर देते हैं। उसके बाद में इसको अपन प्रोसेसिंग के लिए डेवलपर और फिक्सर में डाल देते हैं जिससे अपन उसको क्या कर सकते हैं, उसको फिल्म को प्रोसेस कर लेते हैं। तो ये एक्सरे फिल्म को होल्ड करने के काम आता है। फिल्म प्रोसेसिंग के दौरान उसको अपने अंदर होल्ड करता है, पकड़ के रखता है फिल्म को। तो ये हैंगर हो गया स्टील, ये स्टील का बना हुआ था। ये अलग अलग साइज में हैंगर आते हैं, अलग अलग फिल्म साइज के लिए अलग अलग हैंगर होगा। जैसे 8-10 के लिए अलग होगा, 10-12 के लिए अलग होगा, या 12-15, 14-17 साइज की फिल्म के लिए अलग अलग हैंगर होंगे, ये अलग हैंगर होगा। इसके अलावा एक होता है, अपन ने क्या क्या देख लिया, एक्सरे ट्यूब देख ली थी। इसके अलावा कैसेट विद स्क्रीन हो गया था। 3 नंबर पे फिल्म हैंगर हो गया था। 4 नंबर पे लेड डिवाइडर। लेड डिवाइडर क्या होता है, आपकी एक सिंगल कैसेट है, इस सिंगल कैसेट पे अगर आप 2 एक्सपोज लेना चाहो, जैसे हैंड का एपी और लेटरल, तो उसके लिए एक लेड की या एक मेटल की बनी हुई एक सीट होती है। इस सीट की साइज लगभग 17 इंच इंटू 6 इंच होती है। ये क्या करती है, जैसे अपने को इस फिल्म के इस पार्ट पर अगर एक्सपोज लेना है तो अपन उसको क्या करते हैं, इस पार्ट पर रख देते हैं। यहां पर ये इस पर गिरने वाली एक्सरेज को ये लेड डिवाइडर रोक लेगा। फिल्म के आधे पार्ट पर आपका एक्सपोज आएगा। अगले टर्न में क्या करेंगे, इस लेड डिवाइडर को अपन इस साइड में यहां पे रख देंगे, कैसेट के आधे इस पार्ट पर रख देंगे और आधे इस पार्ट पर एक्सपोज लेंगे। जिससे क्या होगा, एक ही फिल्म पर अपन 2 एक्सपोज ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है, आपसे पूछेंगे इस लेड बैरियर की या लेड डिवाइडर की थिकनेस कितनी होती है। तो इस लेड डिवाइडर की थिकनेस 2 मिलीमीटर लेड इक्विवेलेंट मटेरियल की होती है। कितनी होती है, 2 मिलीमीटर लेड इक्विवेलेंट मटेरियल की, यानी ये इसकी थिकनेस इतनी होती है जो इतना रेडिएशन रोक ले जितना लेड की 2 मिलीमीटर मोटी परत रोक सकती है, इतना इसको ये रोक सकती है। तो आपको लेड डिवाइडर की थिकनेस पूछ सकता है, तो आप क्या कहोगे, 2 मिलीमीटर लेड इक्विवेलेंट मटेरियल का ये बना होता है। यानी इतनी मोटा, इतनी इसकी थिकनेस इतनी होती है जो उतना रेडिएशन रोक ले जितना 2 मिलीमीटर मोटा लेड की सीट रोक सकती है। तो ये चौथा हो गया लेड डिवाइडर। 5 नंबर पे है रे बक्की ट्रे। बक्की ट्रे आप लोगों को पता है, एक्सरे टेबल होती है, एक्सरे कोच होती है। उस कोच पे अंडर कोच आप एक्सपोजर लेते हो, उसके लिए क्या होता है, एक कैसेट की एक टेबल के नीचे एक ट्रे लगी होती है जिसको अपन बाहर निकालते हैं और जिसमें अपन कैसेट रखते हैं और उसको अंदर खिसका के पेशेंट की अपन एक्सपोज ले सकते हैं। उसको अपन बक्की ट्रे कहते हैं। इसी बक्की ट्रे के ऊपर, कैसेट के जस्ट ऊपर आपको ग्रिड मिलता है जो कि मूविंग ग्रिड या स्टेशनरी ग्रिड, दोनों में से किसी भी तरह का, किसी भी टाइप का हो सकता है। तो ये क्या कहलाता है, बक्की ट्रे कहलाती है। आपको मूविंग ग्रिड और या स्टेशनरी ग्रिड इस बक्की ट्रे के अंदर लगा होता है। इसका उपयोग क्या होता है, ये कैसेट को होल्ड करता है और अंडर कोच एक्सपोजर या फिल्म के लिए कैसेट को
उसके अंदर अपन लगा सकते हैं। इरेक्ट बकी के अंदर भी ये ट्रे लगी हुई होती है। इरेक्ट बकी अगर है, अगर अपन स्टैंडिंग में एक्सरे ले रहे हैं तो उसके लिए भी ये ट्रे लगी हुई होती है, तो आपको बकी ट्रे दे सकते हैं। उसके बाद में रोटेटिंग एनोड और स्टेशनरी एनोड, आप इनको कैसे पहचानोगे? आपको कोई एक्सरे ट्यूब दे, उस ट्यूब में कोई डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हो तो उसको आप क्या कहोगे? रोटेटिंग एनोड। और अगर उसके एक किनारों पर अगर इस तरह का कोई कॉपर का ब्लॉक लगा हुआ दिखाई दे तो वो आप उसको क्या कहोगे? स्टेशनरी एनोड। रोटेटिंग एनोड रोटेट करता है, जिससे क्या होता है, वो एरिया बढ़ जाता है जिस पर इलेक्ट्रॉन्स की बॉम्बार्डिंग होती है, आपकी हीट लोडिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा स्टेशनरी एनोड में क्या होता है, सीधा एक ब्लॉक होता है कॉपर का जिसमें एक टंगस्टन की डिस्क लगी हुई होती है। तो आप इन एनोड को देख के आप एक्सरे ट्यूब को पहचान सकते हो। इसके अलावा आपको प्रैक्टिकल में फिल्टर्स मिल सकते हैं। फिल्टर क्या होगा? एल्यूमिनियम की बनी हुई एक राउंड शेप स्ट्रक्चर होगी जो लेड इक्विवेलेंट मटेरियल की या बनी होती है, जिसकी थिकनेस ज्यादा होती है, लेकिन अपन उसको लेड इक्विवेलेंट मटेरियल में देखेंगे तो फिल्टर आपको 1 mm थिकनेस, 2 mm थिकनेस के मिल सकते हैं, जिनको अपन 1 mm लेड इक्विवेलेंट और 2 mm लेड इक्विवेलेंट के लिए बोलेंगे, जो लगभग एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं। फिल्टर का काम क्या होता है आपको पता हो तो? फिल्टर का काम होता है, जो प्राइमरी एक्सरेज आ रही है उसमें लो एनर्जी की एक्सरेज जो होती है, लो एनर्जी की एक्सरेज होती है, उन लो एनर्जी की एक्सरेज को ये फिल्टर मटेरियल क्या करता है? रिमूव कर देता है। क्योंकि ये लो एनर्जी की एक्सरेज जो एनोड से जो एक्सरेज आ रही होती है उनमें सभी तरह की एक्सरेज होती है, लो एनर्जी तथा हाई एनर्जी। लो एनर्जी की एक्सरेज का एक्सरे जो इमेज फॉर्मेशन में कोई योगदान नहीं होता, वो पेशेंट की फर्स्ट या सेकंड सेंटीमीटर की जो थिकनेस होती है उसी के अंदर ही वो क्या होते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वो सिर्फ पेशेंट का रेडिएशन डोज बढ़ाते हैं। इसलिए इसको हटाने के लिए अपन क्या करते हैं? इसको हटाने के लिए अपन उसको रिमूव करते हैं, उनको लो एनर्जी एक्सरे रिमूव करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन? एक मेटेलिक छोटा प्लेट लगा देते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं? फिल्टर मटेरियल बोलते हैं। तो आपको प्रैक्टिकल में फिल्टर्स भी देखने को मिल सकता है, तो आप उसको पहचानोगे फिल्टर्स है, और इसका यूजेस ये होता है कि ये लो एनर्जी एक्सरेज को रिमूव करने का काम करती है। उसके अलावा आपको माइक्रोबार सस्पेंशन का डिब्बा रखा हुआ हो सकता है, वहां पे आप उस पर देख पाओगे कि माइक्रोबार सस्पेंशन नाम से लिखा होगा। वो बेरियम सल्फेट का डिब्बा होता है, उसमें बेरियम सल्फेट होता है। आपने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन या जीआईटी स्टडीज में पढ़ा होगा कि जो अपन जीआईटी स्टडीज के लिए बेरियम सल्फेट का उपयोग लेते हैं। तो बेरियम सल्फेट क्या होता है? बेरियम सल्फेट एक पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है जिसे जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की स्टडी के लिए काम में लिया जाता है। बेरियम सल्फेट एक नॉन पॉइजनस कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है जिसे अपन स्वेलो कर सकते हैं, निगल सकते हैं, जिसके द्वारा अपन अपनी जो जीआईटी या अपना इंटेस्टिनल सिस्टम है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम है, उसकी स्टडी अपन कर सकते हैं। ध्यान करना, बेरियम सल्फेट को कभी भी इंट्रावीनसली उपयोग नहीं किया जा सकता है, इसे सिर्फ ओरल काम में लिया जाता है। तो ये माइक्रोबार सस्पेंशन होगा जो किसका अपन, जिसमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या होगा? बेरियम सल्फेट होगा। 9 नंबर पर है आयोहेक्सोल। आयोहेक्सोल क्या होता है? एक नॉन आयोनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है। क्या होता है? एक नॉन आयोनिक आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है जिसे अपन इंट्रावीनस जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया स्टडी के लिए काम में लिया जाता है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये आयोहेक्सोल कॉन्ट्रास्ट मीडिया है। ये 50 ml की वायल है जिसमें 300 mg आयोडीन पर ml इसमें पाया जाता है। इसे इंट्रावीनसली स्टडी करने के काम में लिया जाता है, जैसे आईवीपी की स्टडी इंट्रावीनस पाइलोग्राफी के अंदर, या एंजियोग्राफी, कैरोटिड एंजियोग्राफी वगैरह, कार्डियक एंजियोग्राफी वगैरह, इन चीज़ों के अंदर इसको काम में लिया जाता है। ये भी एक कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है। ओके, इसका ब्रांड नेम क्या है रे? ओमनीपैक।
आपको वाइल पर ओमनीपेक लिखा हुआ होगा, उसके अंदर साल्ट कौन सा है, आयोहेक्सोल, नॉन आयोनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है। अपन टॉपिक ले रहे हैं वो है एक कैलिपर, एक स्टील की डिवाइस होगी जो इस तरह की होगी, ये एक मूविंग आर्म है उसकी, ये पेशेंट की थिकनेस को मापने के काम आता है। इसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट की थिकनेस पता कर सकते हैं। थिकनेस से क्या होगा, अपने को कितना केवी लगाना है, कितना पेशेंट के लिए वो लगाना है, वो अपने को इसके द्वारा अपन पता कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये कैलिपर कहलाता है। क्या कहलाता है, कैलिपर। केवी कैसे मापते हैं, इसे केवी मापने का एक फॉर्मूला होता है, केवी इज इक्वल टू होता है 2 इंटू थिकनेस प्लस मशीन के फैक्टर। और बॉडी के अलग अलग पार्ट के लिए मशीन का के फैक्टर अलग अलग होता है रे। तो कैलिपर क्या करता है, पेशेंट की थिकनेस, जैसे मान लो किसी क्यूबिक एक्सरे करना है तो पेशेंट की थिकनेस मापने के लिए अपन इस कैलिपर से पेशेंट की थिकनेस को माप लेंगे, कितना मोटा है पेशेंट, थिकनेस सेंटीमीटर में, जैसे 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर माप लिया, उसको इस फॉर्मूले में रख देते हैं 2 इंटू थिकनेस प्लस मशीन का के फैक्टर। और ये के फैक्टर अलग अलग बॉडी पार्ट के लिए अलग अलग होता है। जैसे एब्डोमेन के लिए के फैक्टर लिख लिया, मान लो थिकनेस 30 सेंटीमीटर आई है तो 30 गुणा 2 60 प्लस के फैक्टर मान लो 5 है तो 65। तो पेशेंट कितना केवी लगाओगे आप, 65 केवी लगाओगे। कितना केवी लगाओगे, 65 केवी लगाओगे। तो कैलिपर किस काम में आता है, पेशेंट की थिकनेस को मेजर करने के काम आता है।